1947 से स्टार्ट करते हैं, वो वहीं से स्टार्ट होगी और एंड कहाँ होगी ये अपनी बुक में यहाँ एंड होगी, इलेक्शन याद रखिएगा। इस पूरे पीरियड में, इस पूरे पीरियड में किसकी प्रोग्रेस को पढ़ने से कांग्रेस को 3 या 4 चैप्टर आता है। जैसे एक चैप्टर है वन पार्टी डोमिनेंस, एक है आपका एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम रिस्टोरेशन चैलेंजेस टू वो वाला, उसके बाद में लास्ट वाला चैप्टर उसके रिगार्डिंग, इन सबको मैंने एक साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं 47 में जो गवर्नमेंट बनी, कौन सी गवर्नमेंट थी? जो 1946 में इलेक्शन हुए और उस इलेक्शन में हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, उसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया? अंतरिम गवर्नमेंट में। ठीक है, देश आजाद हुआ, देश आजाद होते ही जिसको सरकार समझाएगी वो सरकार कौन सी थी? जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसी को हमने हमारी इंडियन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी दी थी। तो 47 में तो यही चलेगी, यहाँ पे इलेक्शन नहीं हुआ है अपना। हमारे यहाँ पहले इलेक्शन जो हुआ जाकर के 1952 में, ठीक है, पहले इलेक्शन 52 में हुआ। ये स्टार्ट हुआ था 1951 अक्टूबर में और खत्म हुआ 52 फेब में, लेकिन जिस साल खत्म हुआ उसी साल से हम काउंट करते हैं। फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1952, इसके बाद दूसरा आएगा 57 एंड देन 62। एक चैप्टर में हम केवल 3 इलेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज 52, 57 एंड 62। 1950 में इलेक्शन कमीशन बना, डिलिमिटेशन कमीशन बना और उससे सारी एरियाज बांटे, वोटिंग कराई, वोटर लिस्ट बनी। पहला चुनाव हुआ 52 में। 52 में टोटल सीट कितनी थी? 489। इसमें से कांग्रेस को कितनी सीट मिली? 365। कितनी? 365 या 364? 365 है। तो पहले इलेक्शन में 365, दूसरे इलेक्शन में सीट्स बढ़ी, कितनी हुई? 495। इसमें से कितनी मिलेगी इसको? 371। तीसरे इलेक्शन में सेम सीट रहेगी, 495 सीट्स मिलेगी, लगभग 361। ठीक, ये 3 डिजिट हैं पहले ये फर्स्ट इलेक्शन के शुरू हुई, जो 3 जनरल इलेक्शन हुई। अब यहाँ देखिए, जो फर्स्ट डोमिनेटिंग पार्टी दैट इज कांग्रेस 3 इलेक्शन में, यहाँ पर जो सेकंड पार्टी रही वो कौन सी थी? सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। पहले इलेक्शन में इसको सीट मिलेगी 16, 24। उसके बाद में ये जाएगा 21, 25, कुछ इस तरीके से होगा। एग्जैक्ट फिगर तो हम खुद पे देखेंगे वहाँ होगा, लेकिन कहने का जो दिखाना चाह रहे हैं वो सीन ये है कि यहाँ पर नंबर 2 जो पार्टी है और नंबर 1 जो पार्टी है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। ये 2 डिजिट है और 3 डिजिट है, और 3 डिजिट के लिए मतलब बहुत, लगभग 20 गुना, 20 टाइम्स से भी ज़्यादा वोट मिले। तो ऐसे में आप मानिए कि ये जो व्यवस्था थी कि जिसमें किसी एक पार्टी को मेजर वोट मिलेंगे, इसको क्या बोलेंगे अपन? वन पार्टी डोमिनेंस। ये कहलाएगा वन पार्टी डोमिनेंस, यानी कि किसी एक ही पार्टी की सरकार हो, एक ही पार्टी को इतनी सीट मिलेगी, सामने वाले की कोई जरूरत नहीं बची। अब इस सिस्टम की वजह क्या थी? इसका क्वेश्चन बनता है कि ऐसी क्या वजह थी कि शुरू के इलेक्शन में कांग्रेस की डोमिनेंस नहीं इतनी बड़ी है? तो इसमें रहेगा, एक तो रीजन है इसका, जो अपना इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट था, स्ट्रगल मूवमेंट था, उसका जो हेरिटेज है वो, क्योंकि पूरे देश में पैन इंडिया नेटवर्क को लेने के बाद सारे लीडर्स जाने पहचाने थे, लोग इनको जानते थे। उस समय के जितने फेमस नेता थे अधिकतर सब कांग्रेस में थे। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जो भी अधिकतर नेता इनके साथ में थे, इन पर ट्रस्ट था। और सबसे बड़ी बात कि जो नेहरू की पर्सनैलिटी थी वो बहुत वर्ल्ड लीडर की थी। तो शुरू के 3 इलेक्शन में इन लोगों ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया। ठीक है, 64 में जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई, 42 में जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई। डेथ के बाद में कि आफ्टर नेहरू कौन होंगे, यहाँ से चैप्टर अपना होगा शुरू, सेकंड वाला, जहाँ पर अपन इंदिरा गांधी की एंट्रेंस होगी और उस समय कार्यकाल में पढ़ेंगे। तो 64 में नेहरू की बात में इस सवाल हुआ कि होंगे कौन? तो स्वाभाविक रूप से 2 लोग थे, एक थे मोरारजी देसाई और दूसरे थे के कामराज। ये 2 लोग उस समय स्वाभाविक रूप से माने गए कि इन दोनों में से कोई एक है नेहरू की जगह ले लेगा। के कामराज इसलिए क्योंकि वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे उस समय संगठन, और मोरारजी देसाई इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र के बॉम्बे प्रोविंस के सीएम थे, एक्स पहले आईसीएस रहे थे, कलेक्टर रहे थे, बहुत लेकिन ऐसे समय में के कामराज ने अपनी सीट छोड़ी और के कामराज ने जनरल स्टेटमेंट दिया कि मैं पीएम नहीं बन रहा, मतलब कि पीएम की दौड़ से बाहर हुए। तो जैसे पीएम की दौड़ से बाहर हुए तो स्वाभाविक रूप से माना गया ये पार्टी के प्रेसिडेंट भी थे, इन्होंने पीएम पद का त्याग भी करा, तो ये होगा कि अगला पीएम डिसाइड करेगा काम इन्हें दिया जाएगा। इसी वजह से आगे जाकर के इनके साथ एक टाइटल होगा दैट इज किंग मेकर, कि के कामराज किंग मेकर है। ठीक है, तो
सेक्टर होना जवाहरलाल नेहरू के सक्सेसर के रूप में ये लेकर के आए लाल बहादुर शास्त्री जी। शास्त्री जी पहले इस वाले मिनिस्टर में नेहरू के साथ में ये पहले रेल मंत्री रह चुके थे, रेलवे मिनिस्टर थे, तो सरकार के साथ रहने का अनुभव था, सीधे सदर थे स्वाभाविक रूप से, और ईमानदार आदमी, इनको पीएम बना दिया गया। इनके पीएम रहते हुए दो इवेंट्स हुए, एक हुआ 1965 की वॉर तो पाकिस्तान के साथ में हुई, और दूसरा हुआ इस समय जो फूड क्राइसिस चला। ये फूड क्राइसिस और इन सब की वजह से इन्होंने नारा दिया, बहुत फेमस स्लोगन का, जय जवान जय किसान। फूड क्राइसिस से बचने के लिए किसान और 65 की वॉर से बचने के लिए जवान। अनफॉर्चुनेटली इनकी डेथ हुई 1966 में, आफ्टर वॉर का लास्ट समझौता हुआ, समझौते के बाद उनकी डेथ हो गई। तो जो सवाल 2 साल पहले था वही सवाल फिर से आएगा कि हुज आफ्टर शास्त्री। अगेन कामराज किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे, और आपकी बात किसको इंट्रोड्यूस करेंगे राजनीति में? इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी के लिए इंदिरा गांधी लाल बहादुर शास्त्री, देखिए ये तो रहे थे रेल मिनिस्टर, ये रेल मिनिस्टर रहे। इंदिरा गांधी लाल बहादुर शास्त्री की सरकार में ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर रही थी, तो हमारे सरकार का कौन था? दूसरी स्वाभाविक बात की थी कि नेहरू की बेटी थी, इसलिए स्वीकार्यता उनकी एक्सेप्टेंस ज्यादा थी। तो खैर 66 में इंदिरा गांधी पीएम बनी, और पीएम बनने के लिए इनको सपोर्ट करना सबसे ज्यादा किसने? सिंडिकेट थे। सिंडिकेट यानी कांग्रेस का या किसी भी संगठन का प्राइम लेवल का, अपर लेवल का वो ग्रुप जो वहां रूल करता है, पॉलिसी मेकिंग करता है, उस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे वहां पर? सिंडिकेट। तो इस सिंडिकेट में कामराज भी रहते थे और भी बहुत सारे नेता थे, वो लोग इसको लीड करते थे। तो 66 में जब इंदिरा गांधी बनी तो लगभग 1 साल का टेंडर मिला, क्योंकि 62 के बाद में अगला चुनाव कब होना है? 67 में, 5 साल बाद ही होगा। तो ये 1 साल बाद चुनाव फेस करेंगे, तो ये वाले टाइम में कोई बड़ा योगदान इन्होंने दिया नहीं, ऐसा कुछ नहीं जो रिमार्केबल। 67 में जो इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में एक काम हुआ, इंदिरा गांधी की लीडरशिप में चुनाव लड़ा गया, और रिजल्ट आया कि टोटल 495 सीट से कांग्रेस को कितनी सीट मिली? ओनली 195। तो यहाँ पर पॉलिटिकल टर्म यूज होगा, दैट इज एंड ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। अभी तक हम क्या देख रहे हैं? कांग्रेस के कितने वोट आ रहे हैं? दैट्स अ क्लियर डोमिनेंस। ये वोट कितने हो गए? आधे से भी कम। ये सीट आधे से कम हो गई, तो यहाँ इनका डोमिनेंस एक तरीके से खत्म हो गया। और जब डोमिनेंस खत्म होगा तो यहीं पर एक नया वर्ड सामने आया, दैट इज कोएलिशन। कोएलिशन जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं गठबंधन। यानी कि अब ये तो तय है ना कि सरकार बनाने में कांग्रेस के नहीं बना पाएगी, तो कांग्रेस किसी को तो साथ लेगी, साथ लेके सरकार बनाएगी, तो क्या बनेगी? कोएलिशन गवर्नमेंट या गठबंधन की सरकार। अब देखिए यहाँ तक आने में 2 पॉलिटिकल टर्म्स अपने को ध्यान रखनी पड़ेगी। एक पॉलिटिकल टर्म है वन पार्टी डोमिनेंस, एक पॉलिटिकल टर्म है एंड ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। इसी के साथ में 2 वर्ड अपन लोग पढ़े हैं, एक तो था पॉलिटिकल अर्थक्वेक, पढ़ा था ये, और दूसरा हमने पढ़ा था डेंजरस डिकेड। ठीक है, डिकेड बोलते हैं 10 इयर्स के टाइम को, 10 साल की ग्रुप को क्या बोलते हैं? डिकेड। तो क्यों बोलेंगे दोनों? पॉलिटिकल अर्थक्वेक तो इसलिए बोला गया इसको क्योंकि यहाँ आकर के कांग्रेस की एक तरीके से पॉलिटिकल जमीन हिल गई। वो पार्टी जो इतने नंबर पे वोट लेके जा रही है, वो एक साथ 195 पे आ गई, तो इसको अपन बोलेंगे पॉलिटिकल अर्थक्वेक। और डेंजरस डिकेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि 64 से लेकर के 70 के बीच में इंडिया के जितने बड़े पॉलिटिकल लीडर्स थे जो उस समय तक नॉन थे, वो सारे के सारे लगभग डेथ हो गए। मतलब इस डिकेड में 61 से लेकर के 70 के बीच में अधिकतर की डेथ हो गई। तो इसलिए इसको बोलेंगे डेंजरस डिकेड, पॉलिटिकल अर्थक्वेक, एंड ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, एंड दैट्स द वन पार्टी डोमिनेंस। की डोमिनेंस है और ये डोमिनेंस का एंड है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब इस चुनाव में जीतने के बाद, यानी 67 का इलेक्शन जीतने के बाद में इंदिरा गांधी लीडर है, ठीक, और लीडर बनने के साथ में इन्होंने कुछ काम किए। इंदिरा गांधी जब आई सरकार में तो पहले ये लगा था सिंडिकेट को कि ये हमारी एक तरीके से पपेट रहेगी, जैसा हम चाहेंगे वैसा करेंगे, जैसा हम करेंगे वैसे उस हिसाब से देंगे। लेकिन इंदिरा गांधी ने 3 मेजर काम करे। पहला काम करा, प्रीफर्स को एंड कर दिया। प्रीफर्स यानी कि वो फायदे जो प्रिंसली स्टेट से जब अपना मर्जर किया इंडिया के साथ में इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन के देकर के, तो सरकार ने कुछ फायदे दिए उन लोगों के, आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। ये कैश बेनिफिट्स भी थे, कुछ और तरह की सुविधाएं भी थी। एक तरीके से मानिए कि कुछ पेंशन के रूप में उनको पैसा देते थे। 67 में इंदिरा गांधी ने इनको बंद किया।
ठीक है, पहला काम। दूसरा काम किया इन्होंने, 14 बैंक्स थे, उन बैंक्स को नेशनलाइज किया। इन बैंक्स को नेशनलाइज किया और नेशनलाइज करने के बाद चौथा काम, तीसरा काम कौन सा किया इन्होंने, ये लैंड रिफॉर्म्स की। प्रोडक्शन बहुत कम था, सरकार के ऊपर प्रेशर था प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो इसके लिए कुछ सुधार करेंगे। उन सुधारों में लैंड रिफॉर्म्स में पहला क्या किया गया, अबॉलिशमेंट ऑफ जमींदारी सिस्टम, जो पिछले कई सालों से, कई सदियों से चला रहा था जमींदारी सिस्टम, वो इन्होंने खत्म कर दिया। दूसरा इन्होंने करा कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का मतलब कि जमीन के जो अलग अलग टुकड़े थे, जैसे मान लीजिए एक परिवार में 3 भाई हैं, तीनों भाइयों के पास 3 अलग अलग जगह पर एक एक बीघा जमीन है, तो अभी तक थोड़ा कहता है कि 1 बीघा में से 3 हिस्से होंगे, फिर दूसरी जगह पर 1 बीघा में से 3 हिस्से होंगे, फिर होंगे। तो इन्होंने बोला कि इस जगह पे काम करें कि एक जगह 1 बीघा तीनों सेपरेट कर लीजिए, जमीन बड़ी होगी। दूसरा कि आधा लोगों के फायदा, जैसे कुछ किसान की जमीन है कि एक टुकड़ा यहाँ है, एक टुकड़ा वहाँ है, तो उनको एक जगह कर देंगे। हिंदी में नॉर्मल वर्ड यूज करते हैं चकबंदी, और इंग्लिश में वर्ड यूज होगा आपका कंसोलिडेशन। और जो लास्ट काम किया इन्होंने वो किया, जो लैंडलेस फार्मर्स थे, उन लैंडलेस फार्मर्स को जमीनें थी, देने की जमीन आई कहाँ से, ये जो जमींदारी सिस्टम खत्म हुआ तो जमींदारों की जमीन वापस सरकार के पास आएगी। दूसरा, सरकार ने अपर लिमिट तय करी कि किसी भी किसान या किसी व्यक्ति के पास इंडिविजुअल इससे ज्यादा जमीन नहीं होगी, तो जो एक्सेस जमीन थी वो गवर्नमेंट ने एक्वायर करी और उन लोगों में बांट दी जो कि लैंडलेस थे। ऐसा करके लैंड रिफॉर्म से इंदिरा गांधी ने अपनी फेम बहुत ज्यादा बढ़ा दी, लेकिन इस फेम के साथ ही उसकी दुश्मनी किससे हुई, सिंडिकेट से, और ये अब आपस में अभी तक भिड़ंत चलेगी। ये ओपन होगी जाकर के 69 के प्रेसिडेंट इलेक्शन में। जाकिर हुसैन की डेथ हुई, जो हमारे राष्ट्रपति थे, उनकी डेथ के बाद इलेक्शन होना था 69 में। तो कांग्रेस ने अपना जो कैंडिडेट खड़ा करा, उसके कैंडिडेट का नाम क्या था, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी को कांग्रेस ने खड़ा करा। इनके सामने एक बंदा इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ, वो था वीवी गिरी। ऐसा कहते हैं और कहते हैं कि एक्चुअल फैक्ट है कि इंदिरा गांधी ने उस समय नीलम संजीव रेड्डी की ओपन खिलाफत करी और एक जर्नल कॉल दिया। उन्होंने बोला कि आप सब अपनी इनर सोल या अंतरात्मा की आवाज सुने, जैसा आपकी आत्मा कहे। उस आत्मा के कहने का नतीजा ये हुआ कि नीलम संजीव रेड्डी चुनाव हारे और पहली बार इतिहास में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में वीवी गिरी हमारे प्रेसिडेंट बने। ठीक, ऐसा बनने के साथ में जो कांग्रेस की लड़ाई थी आपस में वो ओपन हुई और कांग्रेस का स्प्लिट हो गया। स्प्लिट होकर के कांग्रेस के 2 टुकड़े बने, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। कांग्रेस ओ का मतलब कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन से लेते समझने के हिसाब से तो समझें तो दैट वाज द ओल्ड यूनियन, जो पुरानी कांग्रेस थी जिसमें सिंडिकेट के मेंबर्स थे, वो सब कांग्रेस ओ में आएंगे। और कांग्रेस आर यानी कि कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव, जो इंदिरा गांधी की लीडरशिप में नई कांग्रेस होती है, वो आएगा। तो यहाँ आते आते इनमें टूट हो गई। टूट होने के बाद में 67 में इलेक्शन हुआ, तो अगला इलेक्शन होना चाहिए था कब, 72 में। लेकिन इंदिरा गांधी ने इन सब नाटकों से परेशान होकर के, जो सिनेरियो चल रहा था उस समय, इससे परेशान होकर के उन्होंने डिसॉल्व कर दिया लोकसभा को। इलेक्शन कॉल करे, इलेक्शन कब होंगे, 71 में। यानी कि अभी कितने हो गए देखिए, 1 2 3 1 2 3 4 5 4 5 5th जनरल इलेक्शन है। अब 5th जनरल इलेक्शन में ओपनली कांग्रेस के 2 हिस्से हो चुके हैं, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। तो यहाँ ये समझा जाए कि इंदिरा गांधी इंडिविजुअल चुनाव लड़ रही है और चुनाव है इंदिरा गांधी वर्सेस ऑल। इस ऑल में कांग्रेस का समर्थन की जमीन। ऐसे समय पर इंदिरा गांधी के साथ केवल एक पार्टी थी, दैट इज सीपीआई। केवल सीपीआई थी जिसने इंदिरा गांधी को सपोर्ट करा। और सपोर्ट करने का रीजन क्या दिया कि इन्होंने ये जो काम किए हैं, ये काम आम आदमी के हित में है, गरीबों के हित में है, इसलिए हम इनको सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करा, इलेक्शन हुआ इन दोनों का, रिजल्ट में 375 सीट्स आई टोटल। इस समय तक टोटल 375 सीट्स आई इन दोनों की मिलकर के। और इंदिरा गांधी का प्रभाव इतना था कि इन 375 में से 354 सीट अकेले कांग्रेस की। कांग्रेस माने कांग्रेस आर। तो जनता ने खुल के समर्थन करा इंदिरा गांधी का, एकदम ओपन समर्थन किया। इस समर्थन करने के बाद में इसी समय पर इंदिरा गांधी का 71 में याद करें कि 71 में बांग्लादेश बना। इंदिरा गांधी ने बनाया, पाकिस्तान वॉर हुआ, ईस्टर्न पाकिस्तान अलग करा और नया देश बना दिया। तो इंदिरा गांधी की जो फेम थी वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पर चली गई। ठीक है,
सेम टाइम इसी समय आप देखिए, हमने पहले कुछ चैप्टर्स में पढ़ा था कि हमने 5 ईयर प्लान लॉन्च करे थे। तो अब सिनेरियो समझिए कि पूरा पॉलिटिकल जो स्फीयर है वो कंप्लीट इंदिरा गांधी के अगेंस्ट है। ठीक, पीछे के सालों में इतने सारे आपके 5 ईयर प्लान बने तो सारे कांग्रेस ने बनाए। तो आम आदमी में कांग्रेस की प्रति एक तरीके से, क्योंकि स्थितियां सुधर नहीं गई इकोनॉमी के लिए, वहीं थे जहाँ पहले थे, तो फाइनेंशियली लोगों में एक तरीके से असंतोष पड़ रहा था, डिसएग्रीमेंट में सरकार के साथ। ऐसे समय पर दो बड़े स्टेट इंडिया के, बिहार और गुजरात, इन दोनों स्टेट्स में स्टूडेंट ने स्ट्राइक कर दी सरकार के खिलाफ। सरकार का मतलब कांग्रेस के खिलाफ। गुजरात में इन लोगों ने प्रोटेस्ट करा, अच्छा स्टूडेंट की डिमांड्स क्या होंगी, वही सर कि बेरोजगारी है, पढ़ाई ढंग से नहीं होती, फीस बढ़ गई यूनिवर्सिटीज की, इन्हीं जनरल मुद्दों पर। तो गुजरात में स्टेट असेंबली में इन्होंने सरकार बदल दी, यानी कांग्रेस की जगह वहाँ किसी और पार्टी की सरकार हो गई। बिहार के जो स्टूडेंट थे ये इन्हीं मुद्दों को लेकर के व्यक्ति के पास गए, जिसका नाम था जेपी, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण करके ये कहते हुए कि जब ये नेशनल लेवल का इवेंट होगा, नेशनल लेवल का बनेगा, तभी जाकर के हम इस पर एंटर करेंगे। एट द सेम टाइम 1974 रेलवे की स्ट्राइक चल रही थी। रेलवे की स्ट्राइक के लीडर थे जॉर्ज फर्नांडिस। इनकी डिमांड क्या थी कि रेलवे कर्मचारियों को सैलरी बढ़े, वर्किंग कंडीशन सुधरे, बोनस मिले, इन सब को सरकार ने लगभग 20 दिन की स्ट्राइक जब हो गई, उसके बाद में सरकार ने इनकी स्ट्राइक को इलीगल घोषित कर दिया। जब इलीगल घोषित करा तो इससे सारे के सारे रेलवे के कर्मचारी बढ़े थे और इन्होंने नेशनल वाइड स्ट्राइक स्टार्ट करी। जैसे ही लोगों ने नेशनल स्ट्राइक अनाउंस करी, इनके साथ में आगे कौन मिल गए, बिहार के स्टूडेंट्स। और इस ज्वाइंट स्ट्राइक के लीडर किसको बनाया गया, जेपी को। तो पूरे देश में बहुत बड़ा सरकार के खिलाफ। इसी समय कुछ और इवेंट हो गए छोटे छोटे, उनसे ये लगेगा जैसे फूड क्राइसिस आएगा, सैलरी बढ़ जाएगी, लोगों के खर्चे बढ़ जाएंगे, जो आपके एसेंशियल आइटम्स की प्राइसेस बढ़ जाएगी। तो इंदिरा गांधी के खिलाफ लगभग माहौल चल रहा था। सेम टाइम इंदिरा गांधी ने काम और करा, जुडिशरी के साथ में उनके रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। क्यों नहीं थे? एक तो ये कि इन्होंने जब ये पीएम बनी, जब ये पीएम रही, तो पीएम बनते हुए टाइम प्रिविलेजेस खत्म करने के लिए प्लस आर्टिकल जो अपने फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में फंडामेंटल राइट्स हैं, उनमें 7वां राइट हुआ करता था, राइट टू प्रॉपर्टी। इस राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल से हटा करके इन्होंने लीगल राइट बनाया आर्टिकल 300A में। जुडिशरी का काम है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करना और जुडिशरी की जिम्मेदारी है कि फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कोई भी एलिगेशन या वायलेशन नहीं हो। तो जुडिशरी ने इस पर ऑब्जेक्शन करा। जब ऑब्जेक्शन करा तो इंदिरा गांधी उसको शेड्यूल में ले गई और एक तरीके से जुडिशरी की जो बात थी उसको खराब किया। तो जुडिशरी का नाराजगी थी इनसे। इसी पीरियड में उन्होंने क्या करा कि सीजीआई अपॉइंट होने थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो परंपरा के अनुसार ये होता था कि जो भी सीनियर मोस्ट है सीजीआई होंगे, जो भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, तो जो सीनियर मोस्ट जज होगा वो सीजीआई बनेगा। इन्होंने उस सीनियरिटी लिस्ट को साइड में करके AM रे, यानी कि अजित नाथ रे एक व्यक्ति हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज थे, इनको सीजीआई अपॉइंट करा। ऐसा करने से जुडिशरी को लगने लगा कि जो लेजिस्लेटिव है, यानी कि जो इंदिरा गांधी की सरकार है, वो जुडिशरी के कामों में दखलंदाजी करेगी। ये दखलंदाजी करने की वजह से जुडिशरी थोड़ी नाराज थी। सेम समय में एक व्यक्ति थे राजनारायण। राजनारायण इंदिरा गांधी के सामने चुनाव लड़ चुके थे इलाहाबाद से, MP का चुनाव लड़ा था और राजनारायण हार गए, इंदिरा गांधी चुनाव जीते। तो राजनारायण ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस लगाया था और केस क्या था कि इंदिरा गांधी ने पद पे रहते हुए अपने रिसोर्सेज से, गवर्नमेंट रिसोर्सेज से मिसयूज करा और चुनाव जीता। हाई कोर्ट ने डिसीजन सुनाया राजनारायण के फेवर में और ये डिसीजन दिया 12 जून 75 को। इस डिसीजन में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्लियर करा कि इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन है, इंदिरा गांधी चुनाव जीती है, दैट वाज टोटली इलीगल और इंदिरा गांधी ने चुनाव को इलीगल घोषित करा, री इलेक्शन के लिए आदेश दिया। इस आदेश के खिलाफ इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने 24 जून को इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन में थोड़ा सा फेरबदल करते हुए, 75 में थोड़ा सा फेरबदल करते हुए उन्होंने ये कहा कि ये डिसीजन लगभग ठीक है, लेकिन उन्होंने री इलेक्शन को कैसे करा और ये बोला कि इसकी जगह होगा कि इंदिरा गांधी ऐसे पीएम या ऐसे MP पार्लियामेंट में बैठ नहीं रहेंगे। जैसे ही डिसीजन आया 24 तारीख को, सारा का सारा अपोजिशन दिल्ली के रामलीला मैदान में
दिल्ली के रामलीला मैदान में स्ट्राइक पर बैठी है। उनकी डिमांड ये थी कि एथिकल नोट्स पर या मॉरल ग्राउंड्स पर जब सुप्रीम कोर्ट ने आपको ये अनाउंस कर दिया है तो आपको ये सारा का सारा प्रोसेस छोड़ देना चाहिए। ठीक, एक सेकंड इसको साफ करते हैं सर। एक सर अब देखिए 24 जून को जैसे ही ये सब बैठे स्ट्राइक पर, सारे के सारे स्ट्राइक पर बैठे, सेम डे इंदिरा गांधी रात को करीब 10:30 बजे इंदिरा गांधी और उसके साथ में व्यक्ति है देवकांत बरुआ उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। ये दोनों जाते हैं राष्ट्रपति के पास, हमारे प्रेसिडेंट के पास, जिनका नाम है फखरुद्दीन अली अहमद, और यहाँ जाकर के रात को 24 तारीख की नाइट में इमरजेंसी कॉल करते हैं। नेशनल इमरजेंसी लगती है और इमरजेंसी किस ग्राउंड में लगती है? आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 उस समय, बाद में अमेंडमेंट हो गया, उस समय आर्टिकल 352 लगाया गया इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पर कि देश में आंतरिक अशांति हो गई है। इस आंतरिक अशांति के नाम पर, इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पर इमरजेंसी लगाई। अब इमरजेंसी का जो चैप्टर है अपने आप में बहुत वो है कि क्या क्या रिलीज करी गई जनप्रतिनिधियों को, यदि प्रेसिडेंट को जेल में डाला गया, इंदिरा गांधी पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया, आर्टिकल 42 हुआ, बहुत सारे चेंजेस हुए। खैर वो इस समय नहीं पढ़ेंगे हम। इस पूरे पीरियड की बात करेंगे 75 से लेकर के 77 तक, ये पूरा पीरियड इमरजेंसी में गया। इमरजेंसी के बाद में 77, 78 में अगले जनरल इलेक्शन कौन होंगे? इन जनरल इलेक्शंस में चुनाव हुए तो वापस वही मामला हुआ, इंदिरा गांधी वर्सेस। और अब इंदिरा गांधी ने किया क्या था कि इस पीरियड में, इमरजेंसी के पीरियड में, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एक तरीके से इन्होंने डिसमिस कर दिया, खत्म कर दिया। तो यहाँ चुनाव लड़ने के लिए बचा ही नहीं एज ए पार्टी। तो इन सारे अपोजिशन वालों ने मिलकर के एक कॉमन मोर्चा बनाया जिसका नाम था जनता मोर्चा। इस जनता मोर्चा ने इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा। इंदिरा गांधी बहुत बुरी तरह चुनाव हारी और सरकार बनी जनता मोर्चा की, जिसको हम बाद में जनता सरकार भी बोलते हैं। अब इस जनता सरकार में 3 लोग पीएम की दौड़ में सबसे आगे थे। एक मोरारजी देसाई, एक बाबू जगजीवन राम और तीसरे हैं चौधरी चरण सिंह। बाद में जो समझौता हुआ उस समझौते के हिसाब से पीएम बनेंगे मोरारजी देसाई और डिप्टी पीएम बनेंगे ये दोनों, यानी कि बाबू जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह। जो चेंजेस हुए उन चेंजेस में आगे लगे इंदिरा गांधी के कहने पर, उनके वादे पर चौधरी चरण सिंह ने इस सरकार से अपना समर्थन वापस लिया। ये सरकार केवल 18 मंथ में डिसॉल्व हो गई। ठीक है, तो अगला चुनाव कब होगा? 79 में। 79 के इलेक्शन में इंदिरा गांधी वापस कंपेयर करेंगी और देश की पीएम बनेंगी। ठीक है, जैसे तो ये चैप्टर अपना यहाँ तक है। ये शुरू होगा अपना 52 से लेकर के और एंड होगा आपके जैसे पे 79 पर। इसके बाद में थोड़ा सा फेज और चलेगा। 79 के बाद में ये इलेक्शन होगा, इंदिरा गांधी की डेथ होगी 84 में, फिर उनके बाद उनके पीएम उनके बेटे बनेंगे राजीव गांधी की सरकार बनेगी। दैट इज 415 415 सीटें आएंगी, वो इतिहास में सबसे ज्यादा है। राजीव गांधी अपनी सरकार से रहेंगे और वो सरकार एंड होगी 89 में। तो 89 में एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम हो जाएगा। एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम मतलब ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी एक पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी मिले और वो सरकार बनाए। 89 के बाद जो सरकारें बनेगी तो सारी की सारी अलायंस गवर्नमेंट बनेगी, कोalition गवर्नमेंट बनेगी, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा पार्टियां मिलकर के सरकार बनाए। तो ये व्यवस्था अपनी 89 में खत्म होगी। 89 के बाद जो चलेगा दैट इज कोalition गवर्नमेंट। तो एक अलग चैप्टर है, तो उसको फिर कभी बाद में। ठीक है।